Hello, students. Welcome to Shambudhi, the Institute of Career Guidance. So, in today's class, we are going to talk about the theories of learning. We all know that learning is one of the cognitive processes in which there is a relatively permanent changes in our behavior or mental processes. Okay, that means inside our brain. So, what does it mean? The relatively permanent changes? Relatively permanent change मतलब परमानेंट तो है, जो चेंज आ रहा है लर्निंग के दौरान वो तो परमानेंट है पर रिलेटिवली परमानेंट होता है। मतलब कि एक प्रोविजन रहता है जब कोई न्यू लर्निंग आएगा तब कैसे एकोमोडेट कर सके इंसान, और कोई रिन्यूअल ऑफ लर्निंग होगा तो एकोमोडेट कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जब हमको लर्निंग हुआ जब हम छोटे थे, हम लोग को लर्निंग ये हुआ कि वो जो उड़ता हुआ चीज है आसमान में वो होता है बर्ड। ओके, तो कुछ दिन बाद हम लोग ये जाना जो सब कुछ चीज उड़ रहा है सब उड़ता हुआ चीज ही बर्ड नहीं होता, कुछ एरोप्लेन भी होता, कुछ काइट्स भी होता। ओके, सो ये एकोमोडेट किया, थोड़ा सा और लर्निंग और एडवांसमेंट हुआ और स्पेसिफिकेशन हुआ। तो वो अगर जो जो उड़ रहा है वो बर्ड है, वो अगर पूरा एकदम कांस्टेंट रिजिडली परमानेंट हो जाता तो फर्दर लर्निंग का कोई स्कोप ही नहीं रहता था। ओके, तो इसलिए इट इज कॉल्ड द रिलेटिवली परमानेंट चेंज। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और भी नेचर के तरफ हम जाएंगे। जो नेचर होता है लर्निंग का वो ये होता है कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली। इन बोथ केसेस लर्निंग कैन ऑकर। ओके, दैट मीन्स कॉन्शियसली भी हम लर्न कर सकते हैं, अनकॉन्शियसली मतलब विदाउट अवेयरनेस भी हम लोग ब्रेन के अंदर हमारा रिलेटिवली चेंजेस होते रहते हैं, वो हम लोग कॉन्शियसली नहीं जान पाते हमेशा। और क्या होता है लर्निंग होने के लिए लर्निंग का स्ट्रेंथ हो, अगर ये भी हो सकता है कैसा लर्निंग होगा और लर्निंग होगा कि नहीं होगा, इस मैंने ये डिटरमाइन करता है कुछ कुछ फैक्टर्स लाइक reinforcement, punishment, conditioning, and cognitive other processes. Okay, cognitive processes, other processes means the perceptions, memory, okay, our decision making, and etc. Okay, planning. तो ये सब तो होता है। फैक्टर्स ऑफ लर्निंग इज डेफिनेटली देयर इन केस ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो ये लर्निंग बिहेवियर शेपिंग में भी काम आता है। बिहेवियर शेपिंग का मतलब क्या है? एक हम लोग जैसे हम बोलते हैं इसका बिहेवियर ऐसा है, उसका बिहेवियर वैसा है, तो हम कैसे बोल पाते हैं? एक पर्टिकुलर शेप में आता है ना बिहेवियर इंसान का, तो वो बिहेवियर शेपिंग वैसा होता है। तो पहले तो हम मोटे तौर पे बहुत सारा बिहेवियर कर ही लेते हैं, कोई हमारा उतना कंट्रोल नहीं रहता है बिहेवियर के ऊपर। पर जब जब हम बड़े होते हैं, मतलब कि हम लर्न करते हैं, हाँ, समय के साथ साथ, तब हमारा बिहेवियर मोर रिफाइंड होता है। तो यही कहता है, इसको कहता है कि बिहेवियर शेपिंग। तो अब हम लोग देखेंगे कि पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग क्या होता है। एक लर्निंग जो प्रोसेस है ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि ये कॉग्निटिव हायर मेंटल प्रोसेस है, इसलिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सो हमको जानना पड़ेगा इसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट व्यू पॉइंट से इसको कैसे देखा गया है। डिफरेंट थ्योरी से डिफरेंट समय में डिफरेंट थ्योरी दिया गया है, डिफरेंट एक्सपर्ट में थ्योरी डेवलप किए हैं, वो मतलब लर्निंग को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखने का कोशिश किए थे। तो फर्स्ट हम जो देखेंगे, हम पहले जो क्लास में हम लोग देखे थे, वो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में हम पढ़े थे। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव क्या होता है? तो बिहेवियर हम लोग जाने, वही स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में बिहेवियरिज्म है। बिहेवियरिज्म का पर्सपेक्टिव क्या होता है? बिहेवियरिज्म में ये आता है कि हम ये फोकस करता है सिर्फ बिहेवियर के ऊपर, मतलब बिहेवियर कैसे शेप हो रहा है, कौन कौन से फैक्टर इसमें इंक्लूडेड है, एंड जो हमारा बाहर से जो स्टिमुलस आ रहा है उसके साथ हम लोग कैसे रिस्पॉन्स बिल्ड करते हैं, वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन कैसे हम लोग का पूरा होल जो बिहेवियर रहता है पर्सनैलिटी में उसको कैसे शेप कर रहे हैं, ये सब। ओके, ये तो बिहेवियरिज्म लर्निंग का वो मेन फंडा होता है। तो इसमें क्या डेफिनेटली क्या आएगा? स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग तो डेफिनेटली आएगा, स्किनर आएगा, पेवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग आएगा, हल्स थ्योरी आएगा, थॉर्नडक्स थ्योरी आएगा। ये सब थ्योरी में हम लोग आगे जाके देखेंगे, सभी थ्योरी
घुमा फिरा के वो एक चीज के बारे में बताए हैं। वो क्या है? वो बिहेवियरिज्म, मतलब कि बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, बाहर के स्टिमुलस के लिए हमारा बिहेवियर कैसे शेप हो रहा है। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी का मतलब क्या होता है? कॉग्निशन मतलब हायर मेंटल प्रोसेसेस, हायर मेंटल प्रोसेसेस। ओके, वो मेंटल जो कोवर्ट प्रोसेस होता है, कोवर्ट प्रोसेस, ये कोवर्ट प्रोसेस जब होता है मतलब कि मेंटल जो हमारे मेमोरी प्लानिंग परसेप्शन, इसमें इसमें जो चेंजेस आ रहा है, मतलब इसके पर्सपेक्टिव में जो लर्निंग थ्योरी दिया गया है। देखो, ये लर्निंग थ्योरी जीन पियाजे एंड लेव वाइगोत्स्की इसका पायनियर्स है। ये फोकसेस मेनली मेंटल प्रोसेसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन, मेमोरी एटसेट्रा। ओके, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें कि जो कॉग्निटिव थ्योरी रहता है लर्निंग का, टोलमैन्स कॉग्निटिव थ्योरी, दैट इज द टोलमैन्स थ्योरी को, वो कॉग्निटिव मैपिंग, ये सब आगे जाके हम लोग इसका की पॉइंट्स हम लोग थोड़ा पढ़ लेंगे। हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में जो देख रहे हैं वो कॉन्स्ट्रक्टिविज्म है। कॉन्स्ट्रक्ट मतलब कुछ बिल्डिंग, जब हम देखते हैं कि एक जो बेस होता है बिल्डिंग का, ये बेस के ऊपर एक बिल्डिंग कॉन्स्ट्रक्ट हो जाता है, राइट? ऐसे करके ये बिल्डिंग कॉन्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मतलब जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होता है, वैसे ही हमारा लर्निंग कंस्ट्रक्ट होता है। कैसे करके? मतलब हमारा जो प्रायर नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर बेस करके टाइम के साथ साथ, नॉलेज के मोर नॉलेज के साथ साथ ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ओके, तो ये इसमें क्या कौन सा पायनियर आते हैं ना, ब्रूनर आते हैं ना, लेव वाइगोत्स्की आते हैं। ऑब्वियसली ये सब चीज भी कॉग्निशन के अंदर ही पड़ता है, पर स्पेसिफिकली ये कॉन्स्ट्रक्टिविज्म में एक नया मैकेनिज्म के बात किया गया है। दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी इज कॉल्ड द कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। जैसे कि जीन पियाजे का थ्योरी रेडिकल कॉन्स्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है, लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी सोशल कॉन्स्ट्रक्टिविज्म ऐसा कहा जाता है। ओके, सो जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग बता सकते हैं, जो ये डिटेक्टिव होता है ना, डिटेक्टिव कैसे केस कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, कैसे मतलब कुछ क्लूज उसको मिलता है, क्लूज मिलता है, ये क्लूज को इकट्ठा करके, हाँ, द कॉग्निटिव प्रोसेस, मतलब जो भी हो अंदर मेंटल प्रोसेस, कॉग्निटिव मैपिंग हो, जो भी हो करके, मतलब एक टुकड़ा इकट्ठा करके एक केस को सजाया जाता है। मैं डिटेक्टिव ये काम करते हैं, तो ये क्या करते हैं? डिटेक्टिव केस कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, ये कॉन्स्ट्रक्टिविज्म होता है। कॉन्स्ट्रक्ट, ये एक्चुअली एम्फसाइज द रोल ऑफ लर्नर्स, जो मतलब कि लर्न कर रहे हैं, नया कुछ चीज सीख रहे हैं, जो रिलेटिवली परमानेंट चेंज ले रहे हैं, मतलब ला रहे हैं अपने बिहेवियर के अंदर। तो उसका ये होता है कि ये खुद कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसका खुद का एक बहुत बड़ा रोल होता है, एक्टिव रोल होता है, पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन। ओके, अब देखेंगे कि सोशल लर्निंग थ्योरी क्या होता है। सोशल लर्निंग थ्योरी जैसे कि होता है डेवलप्ड बाय एल्बर्ट बैंड्यूरा। ये मॉडलिंग के बारे में बात किए गए हैं। मॉडलिंग मतलब वैसा मॉडलिंग नहीं है जो रैम में वॉक करता है, वैसा मॉडलिंग नहीं है। मॉडलिंग मतलब कुछ शोकेसिंग। ओके, कैसा शोकेसिंग? जैसे कि हम लोग कैसे लर्न करते हैं, हम लोग बोलते हैं देख के सीखा, सुन के सीखा। जो हम लोग देख सुन सकते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, जो भी हो, देख के हम लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं। जब जैसे कि ये भाषा ही मान लो, जैसे कि हमारा भाषा हिंदी नहीं है, ओके, हम बंगाली है। ओके, जो हिंदी भाषा जो है वो हमको कैसे, मतलब कैसे बोलने में आ गया, मतलब थोड़ा बहुत जैसे ही बोल रही हूं मैं, कैसे बोलने में आ गया, वो क्या हुआ, हम लोग बाहर का जो सराउंडिंग में जो स्टिमुलस है, जैसे कि और भी लोग रहते हैं जो हिंदी बोलते हैं, और जो मूवीज चलता है, हिंदी मूवीज, बॉलीवुड मूवीज चलता है, उसमें से हम सीखे हैं। और बहुत टाइम के साथ हम लोग सुन सुन के हम सीखे हैं। ओके, तो जितना भी उसके ऊपर जितना भी प्रैक्टिस करेंगे वो मॉडलिंग के साथ
वो हमारा लर्निंग हुआ, और जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना भी फ्लुएंसी बढ़ेगा। ऐसे करके हम लोग सीखते हैं। वैसा ही इसको डिनोट किया अल्बर्ट बैंड्यूरा। ओके, इट एम्फसाइजेस द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड मॉडलिंग इन लर्निंग। जैसे कि हम लोग अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसमें इंटरेक्शन से ही वो लर्निंग का स्ट्रेंथ और भी बढ़ जा रहा है। इंट्रोड्यूसेस द कांसेप्ट ऑफ सच एज इमिटेशन, ओके, विकेरियस रीएनफोर्समेंट एंड सेल्फ एफिकेसी, ऐसे करके। और बच्चे जब होते हैं वो उसका मॉडल एक आइडल मानते हैं बच्चा लोग, है। मतलब एकदम तो छोटे जब रहते हैं तो मम्मी पापा आइडल के तरह काम करता है। उसके बाद कोई बहुत बॉलीवुड स्टार हो या कोई भी हो, सेलिब्रिटीज हो, उनको आइडल मान के उसको कॉपी करके कुछ सीख लेते हैं। मतलब ऐसा कोई ऐसा हो जाता है, उसको ही डिनोट किया। ओके, और एक चीज है, जब ऐसे करके जो ये पर्सपेक्टिव इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जब मैचिंग का क्वेश्चन आ जाता है ना एग्जाम में, जैसे कि सोच लो कि लर्निंग थ्योरीज है, इधर है पर्सपेक्टिव, और स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, कौन से स्कूल के अंदर कौन सा थ्योरी पढ़ता है, ऐसे करके तब कॉन्फ्यूजिंग ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जेस्टल्ट दे देगा, कॉग्निटिव टोलमैन दे देगा, और ये सब एक साथ दे देंगे, है। तो आपको कंफ्यूज कर देगा कौन सा। टोलमैन डेफिनेटली होगा कॉग्निटिव थ्योरी में, अगर दोनों ही हो, जेस्टल भी हो, टोलमैन ही हो, कोई भी हो टोलमैन के साथ। अगर कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है तो टोलमैन के साथ कॉग्निशन ही जाएगा। ओके, अगर टोलमैन नहीं है, दूसरा कुछ है, यूजुअली नहीं होगा, हाँ, पर कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है, तब आप जाओगे कि उसके तरफ, मतलब जेस्टल भी परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जेस्टल के तरफ, ये सब सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के तरफ, ये सब सभी कॉग्निटिव जो हमने अभी बोले कि कॉग्निटिव का ही पार्ट है, कॉग्निटिव लर्निंग का ही पार्ट है, पर स्पेशली मैकेनिज्म एक बताया गया है, तो इसलिए इसका दूसरा कोई नाम दिया गया है। ओके, एकदम कोर कॉग्निटिव थ्योरी टोलमैन का ही है। अब आ जा रहा है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या होता है? मेनली फोकसेस ऑन द ह्यूमन ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ह्यूमन मैच्योरेशन। जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग ग्रो करते हैं, ह्यूमन बीइंग का जो अंदर का पोटेंशियल है वो अनफोल्ड हो जाता है। वो वैसे जितना जितना मैच्योर हो जाता है वैसा लर्निंग का वे भी चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लो अगर आपका वो मैच्योरेशन नहीं हुआ, सेल्फ ग्रोथ नहीं हुआ, ओके, तो आप जैसे लर्न करोगे, एनवायरमेंट से ही हो और जो भी हो, जैसे लर्न करोगे उसका डिफरेंस होगा ना। जब आप बहुत मैच्योर हो गए, आपका सेल्फ ग्रोथ सही में हुआ, आपका पोटेंशियल पूरा के पूरा अनफोल्डेड हुआ, मतलब आपका मोटिवेशन ऐसे लेवल पे चला गया कि आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऑलमोस्ट पास हो और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब रीच कर चुके हो, तो तब का लर्निंग कुछ अलग ही होगा। मतलब तब आपका पर्सपेक्टिव कुछ अलग होगा देखने का। ओके, यही होता है। मतलब एक लाइफ को ऐसे देखते हैं, कोई इमेच्योर पर्सन जैसे देखते हैं, आप मतलब बहुत मैच्योर हो जाए तो वैसे नहीं देखते हो ना। वही ह्यूमनिस्टिक थ्योरी का फंडा है। ये इसका तो कार्ल रॉजर्स, अब्राहम मास्लो, ये लोग ह्यूमनिस्ट है, ह्यूमनिस्ट थ्योरीज का। नेक्स्ट perspective is the gestal perspective. Gestal perspective, we all know that gestals say that the sum of its parts is not the whole. That means जो हम लोग होलिस्टिक परसेप्शन हमारा होता है, और वो परसेप्शन में एक ऑर्गेनाइजेशन रहता है, एक गुड फिगर हम लोग देखते हैं। जैसे कि ऐसे वैसे करके मतलब हम लोग देख नहीं लेते। देखना मतलब हमारा मतलब कि हम लोग परसीव नहीं कर लेते। जैसे तैसे करके हम लोग परसेप्चुअल ऑर्गेनाइज वे परसीव करते हैं। तो यही मैक्स वर्डेइमर, कर्ट कोफका एंड वुल्फगैंग कोहलर, ये सब पायनियर रहे हैं। तो और क्या है, ये रिप्रेजेंट द डिपर्चर फ्रॉम बिहेवियरिज्म बाय emphasizing the role of perception and insight in learning. ओके, सो ये इनसाइट का बात किया गया है। इनसाइट का मतलब अंदर का जो मतलब एक परसीव करने का जो क्षमता है, वो एबिलिटी है। हाँ, तो ये होता है इनसाइट।
दैट है कि इन इन मतलब जेस्टल्टिज्म में, जेस्टल्ट थ्योरीज ऑफ लर्निंग में इसको कहते हैं इंसाइट लर्निंग थ्योरी, इनका लर्निंग को कहता है इंसाइट लर्निंग थ्योरी। ओके, तो ये जैसे कि हम लोग सिचुएशन को एक ऑर्गेनाइज करके परसीव कर लेते हैं, जब जब हम लोग और बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके सिचुएशन को परसीव कर लेते हैं, तब लर्न कर ही लेते हैं। इट्स लाइक आहा मोमेंट। ओके, ये आहा मोमेंट को डिनोट किया गया है। ये क्लासिकल कंडीशनिंग बताए थे पहले का स्लाइड में। जो क्लासिकल कंडीशनिंग होता है बिहेवियरिज्म पर्सपेक्टिव के तरह, मतलब एक बाहर का स्टिमुलस के साथ हमारा जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो कंडीशन हो जा रहा है। ये कैसे फाउंड किया, मतलब ये थ्योरी डेवलपमेंट के पीछे एक हिस्ट्री है, मतलब एक छोटा सा स्टोरी में बता रही हूँ कि इसका ये याद रखना है, इसका पायनियर थे एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट, ये साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, ये फिजियोलॉजिस्ट थे। ओके, आइवन पावलोव। ओके, इन्होंने क्या कर रहे थे, ये सैलिवेशन और सलाइवा के अंदर जो फूड कंपोनेंट्स है, ये सलाइवा को लेके कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो इसीलिए एक डॉग को ये लैब में रखे थे। ओके, कौन, आइवन पावलोव डॉग को लाए थे लेबोरेटरी में, उसको लेके एक्सपेरिमेंट चल रहा था। तो एक एक्सपेरिमेंट मतलब करने के लिए दूसरा कुछ उन्होंने फाउंड किया। वो क्या था, इट इन्वॉल्व्स लर्निंग एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स। ये इसके ऊपर बेस करके ये थ्योरी डेवलप किया। एक स्टिमुलस के साथ जो रिस्पॉन्स का कंडीशनिंग हो गया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड नहीं, ये कहा गया अकॉर्डिंग टू पेवलव, इसको कंडीशनिंग कहा गया। कंडीशनिंग पेवलव का कॉइन टर्म है। ओके, अच्छा, वो तो डॉग को लेबोरेटरी में लाया गया, तो डॉग को तो खाना पीना देना पड़ेगा ना एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो तो सब्जेक्ट है। तो रोज खाना देने के लिए एक पर्सन आते थे, वो खाना देते थे डॉग को, फिर से चले जाते थे। ओके, तो ऐसा हुआ एक दिन, ये मतलब रोज रोज मतलब रिपीट हो रहा था। जैसे हो सकता जितना दिन एक्सपेरिमेंट चलेगा उतना दिन तो खाना देना पड़ेगा वैसे। तो कुछ दिन बाद ये नोटिस किया पेवलोव कि जब भी जो आ रहे ना, जो घर के अंदर आ रहे खाना देने के लिए, तो उसको देख के ही मान लो कि पेवलोव ही आ रहे खाना देने के लिए, तो पेवलोव को देख के ही ये डॉग जो है वो सैलिवेट करने लगे। वो खाना देना शुरू भी नहीं किए, उसके पहले ही सैलिवेट करने लगे। तो उसका पेवलोव ये कुछ दिन नोटिस करने के बाद उसको ऐसा मतलब उनको कुछ हुआ, मतलब ये तो थोड़ा कुछ मतलब कुछ और ही चीज है। ये इसको लेके एक थ्योरी डेवलप की, ये तो कुछ लर्न कर लिए, कुछ नया चीज हो गया, कुछ चेंजेस आ गया डॉग के बिहेवियर में, जो कि फूड देखने से ऑटोमेटिकली हमारा जो रिस्पॉन्स आता है वो सैलिवेट हम लोग कर, ये नेचुरल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, हम लोग सैलिवेट कर लेते हैं, क्योंकि सलाइवा एक्चुअली कंटेन्स द डाइजेस्टिव components which helps in digestion. Okay, so पर पेवलव को तो देख के सैलिवेट करने का कोई मतलब नहीं है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है, मतलब वो तो फूड नहीं है, पर पेवलव फूड रोज देते थे, तो इसलिए शायद फूड देंगे, अभी फूड देंगे, फूड आएगा, ये एक्सपेक्ट करके और ये सोच के शायद डॉग ने सैलिवेट करने लगा। ओके, तो ये नोटिस के, ये बिहेवियर नोटिस करके ये कंडीशनिंग का थ्योरी दिया। इसका की टर्म इसमें क्या होता है, एक तो होता है यूसेज, दैट इज अनकंडीशनल स्टिमुलस which is here in the Pavlov's experiment, which is food, and unconditional response क्या है, saliva। और की एलिमेंट्स क्या होता है, कंडीशन स्टिमुलस होता है, दैट इज CS, दैट इज कंडीशन स्टिमुलस होता है, दैट इज CS। इधर कंडीशन स्टिमुलस क्या होता है, वो उसके बाद जो हुआ था, मतलब ये नेचुरली नोटिस किया, उसके बाद वो बेल के साथ एक्सपेरिमेंट किया, मतलब फूड देते थे, उसके बाद एक बेल बजाया करते थे। तो वो बेल जब रिंग हो रहा था फर्स्ट डे सेकेंड डे ऐसे करके, कुछ दिनों बाद ये देखा गया फिर से डॉग क्या करते हैं कि डॉग जो मतलब फूड देने के पहले जो बेल रिंग करता था, फूड देने से पहले ही वो रिंग सुन के ही सैलिवेट करने लगते। ठीक है, तो वो बेल हो गया इधर कंडीशन स्टिमुलस। ओके, वो जो बेल हुआ वो हुआ पेवलोव के एक्सपेरिमेंट का कंडीशन स्टिमुलस, और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, वो बेल के साथ जो उसका नेचुरल रिस्पॉन्स दैट इज सैलिवेशन जोड़ गया, वो हो गया इसका कंडीशन रिस्पॉन्स इन केस ऑफ बेल। ओके,
इन द Pavlov's एक्सपेरिमेंट। अब देखेंगे जो टाइप्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इसमें क्या है। क्लासिकल कंडीशनिंग का कुछ कुछ टाइप है, मतलब कि ये जो एक्सपेरिमेंटल मान लो पहले का जो एक्सपेरिमेंट है वो हो गया, ये कॉइन्स की टर्म्स को ये कॉइन कर लिया पेवलोव ने, जो अनकंडीशनल स्टिमुलस है, कंडीशनल स्टिमुलस रिस्पॉन्स एक्सेट्रा। तो तब इन्होंने वेरिएशन ट्राई किया। वेरिएशन का मतलब है, मतलब कि ये जो सीएस है, ये जो सीएस एंड यूसीएस ये सब है, इसको वेरी करके, मतलब इसका इधर उधर उलट पुलट करके रिस्पॉन्स में क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, मतलब क्या चेंजेस आ रहा है वो देखने का। लर्निंग में क्या चेंजेस, रिस्पॉन्स में मतलब अल्टीमेटली देखना चाह रहे थे लर्निंग में क्या चेंजेस आ रहे हैं, लर्न बिहेवियर कैसे कैसे चेंज हो जा रहा है। तो इसी से ही जन्म लिया टाइप्स ऑफ लर्निंग। दैट मीन्स फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज द फॉरवर्ड कंडीशनिंग। एज द टर्म रेफर्स, द फॉरवर्ड मीन्स द आगे, मतलब सामने। The conditioned stimulus, that is CS, is precedes the unconditional stimulus, is called the forward conditioning. जैसे कि पहले बेल बजा उसके बाद फूड आया, तो it precedes the food, it is called the forward conditioning. तो next आता है simultaneous conditioning, that is simultaneously CS and UCS प्रेजेंट किया जाता है। जैसे बेल भी बज रहा है एज वेल एज फूड भी आ रहा है, ये साइमल्टेनियस कंडीशनिंग है। टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग সিএস আর ইউসিএস কে ভ্যারি করিয়ে এখন দেখতে চেষ্টা করলেন কিভাবে লার্নিং এর উপর ইনফ্লুয়েন্স ফেলে বা কি হয় রেসপন্সে। তার জন্য বিভিন্নভাবে সিএস আর ইউসিএস কে ম্যানিপুলেট করে প্যাভলভ দেখলেন যে কিছু কিছু টাইপ অফ কন্ডিশনিং উনি পেলেন। ঠিক আছে, ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনে প্রথম টাইপ হচ্ছে এই ফরওয়ার্ড কন্ডিশনিং। the condition stimulus precedes the unconditional stimulus, যখন আগে বেল বাজে প্রিসিড করে আনকন্ডিশনাল স্টিমুলাস দ্যাট ইজ ফুড, তারপরে যে লার্নিং হয়। তো এই লার্নিংটা তো নর্মাল যেটা আগে হচ্ছিল সেটাই ফরওয়ার্ড কন্ডিশনিং। আরেকটা ভ্যারি করালেন, সেটা হচ্ছে সাইমালটেনিয়াস, যখন বেল আর ফুড একসাথে হচ্ছে, ফুড দেওয়া হচ্ছে তার সাথে সাথে বেল বেজে চলেছে, এটা হচ্ছে সাইমালটেনিয়াস, একসঙ্গে হচ্ছে সাইমালটেনিয়াস কন্ডিশনিং। তো সাইমালটেনিয়াস দেখা গেছে সাইমালটেনিয়াস কন্ডিশনিং এর থেকে ফরওয়ার্ড কন্ডিশনিং একটু বেটার লার্নিং बिहेवियरটা डिफाइन করছে। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे और एक कंडीशनिंग, दैट इज बैकवर्ड कंडीशनिंग, दैट मीन्स जस्ट ऑपोजिट टू द फॉरवर्ड। दैट मीन्स पहले तो फूड प्रेजेंटेड हो रहा है, दैट इज यूसीएस, उसके बाद में सीएस प्रेजेंटेड हो रहा है। मतलब इधर in the backward conditioning, bell or the conditioned stimulus actually represents the completion of presenting food. Okay, end of presenting food. तो जब बेल बज रहा है तब ये डिनोटेड हो रहा है ओके अब फूड देना खत्म हुआ और कुछ भी नहीं है, यही जो है यही है। ओके, ऐसा करके है। तो और डिलेड कंडीशनिंग ये है, जैसे डिलेड कंडीशन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द सीएस बिफोर द यूसीएस एंड मेंटेनिंग द सीएस अंटिल द यूसीएस इज प्रेजेंटेड। ओके, दैट मीन्स डिलेड कंडीशनिंग में पहले तो फॉरवर्ड कंडीशनिंग की तरह पहले तो वो चल रहा था, मतलब कि यू नो बेल बज रहा था, जो कंडीशन स्टिमुलस बेल बज रहा था, हाँ तब फूड दे रहे, बेल बज के ही फूड दे रहे। ठीक है, बेल बज इमीडिएटली आफ्टर फूड इज प्रेजेंटेड। ओके, तो इधर क्या हो रहा है डिलेड में, जो सीएस मतलब कि बेल बज रहा है उस वो बेल तब तक बजेगा जब तक ना फूड प्रेजेंटेशन और द यूसीएस प्रेजेंटेशन इनिशिएट होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रेस कंडीशनिंग और एक कंडीशनिंग, दैट इज ट्रेस कंडीशनिंग। देयर इज अ गैप और ट्रेस पीरियड बिटवीन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीएस एंड द यूसीएस। मतलब कि पहले तो सीएस दे रहा है, एक एक टाइम गैप दे रहा है छोटा, मतलब समझो कि 2 मिनट का, उसके बाद फूड प्रेजेंट किया जाता है, मतलब यूसीएस प्रेजेंट किया जाता है। तो ये होता है ट्रेस। ओके, हायर ऑर्डर कंडीशनिंग क्या है, जब दो कंडीशन स्टिमुलस इधर मतलब इन्वॉल्व है। दो मतलब जैसे कि बेल बज रहा है, इतना देर तक हम लोग देख रहे थे बेल बज रहा है, फूड आ रहा है, तो अभी क्या किया, पहले तो लाइट जला, एक लाइट को इंट्रोड्यूस किया गया, लाइट जला, उसके बाद बेल बजा, उसके बाद क्या हुआ, एक
फूड आ गया। तो ऐसा देखा गया है, जो हायर ऑर्डर कंडीशनिंग बोलता है उसको सेकेंडरी कंडीशनिंग भी, सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग भी बोला जाता है, ये याद रखना। ठीक है, हायर ऑर्डर कंडीशनिंग मतलब ये देख, कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों का पेयरिंग के बाद ये देखा गया कि जो लाइट है, लाइट के साथ भी सेम अनकंडीशनल जो रिस्पॉन्स था फूड का, वो पेयर अप होके वो भी कंडीशन रिस्पॉन्स बन गया। किसके साथ? लाइट के साथ। ओके, बेल के साथ भी है, लाइट के साथ भी है। ओके, मतलब कि जब लाइट जल रहा था, जब लाइट जल रहा था तब सैलिवेशन शुरू हुआ डॉग का, बेल बजा तक सैलिवेशन मेंटेन किया, फूड आने तक। ठीक है, तो सैलिवेशन पार्ट बढ़ गया, मतलब लाइट से शुरू हो गया। ओके, ये होता है हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। एक्सटेंशन, ये जो कंडीशन है, कंडीशनिंग विद्रो भी कर सकते हैं, कैसे करके? उल्टा करके। मतलब कि जो बार बार एक चीज के साथ जो अनकंडीशनल स्टिमुलस था वो प्रेजेंटेड किया गया था, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जो है वो स्टिमुलस के, कंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयर्ड अप हुआ ना, तो वो ऑपोजिटली क्या करना पड़ेगा? जो बेल है उसको खाली बजाने लगा, मतलब पेवलव ने। हाँ, खाली खाली अगर बजाएंगे विदाउट एनी अनकंडीशनल स्टिमुलस दैट इज फूड। ओके, तो तब कुछ दिनों के बाद जब बेल बजा बट फूड नहीं आया, बेल बजा बट फूड नहीं आया, कुछ दिनों के बाद देखा जाएगा वो जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स दैट इज सैलिवेशन, आई मीन ड्यू टू ऑकरेंस ऑफ द बेल ऑल्सो, तब क्या होगा? देखा जाए कि बेल बजने से कुछ दिनों के बाद वो पेयरिंग चला गया, वो स्ट्रेंथ कम हो गया, लर्निंग मतलब स्ट्रेंथ ऑफ लर्निंग कम होते 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 एक्सटिंक्ट कर गया। ये एक्सटिंक्शन का कंसेप्ट भी है ये क्लासिकल कंडीशनिंग में। अगर इसका मतलब क्या है, अगर हम बहुत दिनों तक प्रैक्टिस ना करें, हम लोग कुछ मतलब जो लर्न किया वो मतलब कंडीशन ना हो हमारा, मतलब पेयर्ड अप ना हो जिसके साथ पहले पेयर्ड अप था, वो स्ट्रेंथ कम होता जाएगा, होते होते अनलर्निंग चला आएगा। तो वही इसका कंसेप्ट है। अब देखेंगे थॉर्नडाइक्स थ्योरी। द लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है थॉर्नडाइक्स थ्योरी को। ओनली लॉ ऑफ इफेक्ट नहीं दिया गया है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ट्रायल एंड एरर भी दिया गया है, पर इसको लॉ एंड बेसिक जो कोर कॉन्सेप्ट है थॉर्नडाइक्स का, लॉ ऑफ इफेक्ट है। वो क्या है लॉ ऑफ इफेक्ट? मतलब कि हमारा जो मतलब इफेक्ट है, मतलब आफ्टर अचीविंग समथिंग और आफ्टर लर्निंग समथिंग, उसके बाद जो इफेक्ट है और कॉन्सिक्वेंसेस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा लर्निंग कैसा होगा, मतलब और होगा कि नहीं, कितना जल्द होगा, ऐसे करके। तो इसी को उन्होंने नाम दिया है लॉ ऑफ इफेक्ट। तो लॉ ऑफ इफेक्ट का थॉर्नडाइक का मेन एक्सपेरिमेंट पहले हम थोड़ा बता दे। थॉर्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट था वो था एक कैट को लेके। ठीक है, वो एक कैट को एक बॉक्स के अंदर घुसा दिया था, और ये कैट को बॉक्स मतलब कि एक जाली वाला केज जो होता है, वो केज के तरफ, ये इसको पजल बॉक्स कहता है। ओके, थॉर्नडाइक का जो कैट्स का बॉक्स है पजल बॉक्स कहता है। ये पजल बॉक्स के अंदर ये कैट थे और बाहर फूड था। तो कैट वो फूड को अचीव करने के लिए, फूड को लेने के लिए वो कैट इधर उधर भटक रहा था पहले। उसके बाद क्या हुआ, एक लीवर और स्ट्रिंग जो भी हो, एक प्रेस किया ताकि वो उसके वजह से ये डोर, केज का डोर ओपन हो जाए, तो उसके बाद वो बाहर आके फूड उसको मिल सके। ठीक है, फूड मिल गया। तो इसके कारण, मतलब इसके साथ साथ जो लर्निंग हुआ वो, मतलब देखा गया, कैसे समझे हम लोग लर्निंग हुआ, वो ऐसा देखा गया कि दूसरे बार तीसरे बार जब ऐसा कैट के साथ किया जाता है, तो कैट देखा रहा है कि पहले के तरह वो भटक नहीं रहा था। वो बहुत बार ट्रायल के बाद वो ऐसा हो जा रहा था लास्ट में, जब भी केज के अंदर कैट को घुसा रहा था, वो कैट सीधे एकदम वो लीवर प्रेस करके और स्ट्रिंग वो प्रेस करके दरवाजा खोल के एकदम से फूड को खा लिया करता था। तो ये होता था कैट का बिहेवियर। तो इस एक्सपेरिमेंट से थॉर्नडाइक को लगा कि ये जो है, मतलब फूड है इधर कॉन्सिक्वेंस और इफेक्ट, तो ये जो इफेक्ट है ये बहुत उसका डिजायर्ड इफेक्ट है, ये डिजायर करते हैं कैट। ओके, तो ये फूड को पाने के लिए ये
डिफरेंट ट्रायल एंड एरर के साथ एक बिहेवियर को अपने अंदर कर लिया, मतलब एक बिहेवियर को लर्न कर लिया। ओके, कैसा बिहेवियर कि हाउ टू ओपन द डोर ऑफ द केज। तो ये जो हो गया, तो केज केज का डोर कैसे खोलते हैं इसको लर्न कर लिया। तो जैसे कि लर्न कर लिया, मतलब इफेक्ट जितना डिजायर्ड होगा उतना ही जल्द से ये लर्निंग हो जाएगा। और क्या होता है, और जितना मतलब बार बार होगा, प्रैक्टिस होगा, और यू कैन से इन थॉर्नडाइक्स टर्म दैट एक्सरसाइज होगा, उतना ही क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। किसका? ना बिहेवियर का, जो लर्न बिहेवियर है उसका स्ट्रेंथन होगा। तो ऐसा है लॉ ऑफ इफेक्ट में। पहले हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ इफेक्ट, दैट इज behaviors follows by satisfying consequences tend to be repeated. Okay, while behaviors followed by unsatisfying consequences are less likely to be. जैसे कि फूड के बदले में अगर वहां कोई कुछ और रखा जाता, समझ कोई न्यूट्रल चीज, कोई और कुछ खिलौना और समथिंग एल्स, कुछ भी, तो वो लेस लाइकली और उतना डिजायर्ड नहीं है ऐसा कुछ रखा जाता, तो वो क्या होता, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका उतना इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो क्या होता, लर्न नहीं करते। तो इफेक्ट जो है, इफेक्ट के कारण वो क्या कर लिया, लर्न कर लिया। कैसे, क्या लर्न किया? हाउ टू ओपन द डोर ऑफ द केज। ओके, तो ये होता है इफेक्ट का इफेक्ट, और इफेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन आवर बिहेवियर, ऑन आवर लर्निंग ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर। ऐसे करके इसको काम में लगा के ये नेगेटिव बिहेवियर भी हम लोग हटा सकते हैं। मतलब कि जो अनसेटिस्फाइंग कुछ कंसेक्वेंस है, हमारा अनसेटिस्फाइंग कंसेक्वेंस, एक बिहेवियर हमने करा, सपोज हम लोग नहीं, कैट को नहीं पता कि वो है, मतलब फूड पाएगा और क्या चीज पाएगा, तो वो सपोज किसी भी तरीके से ट्रायल एंड एरर के साथ लर्न कर लिया हाउ टू ओपन द केज। ओके, तो ओपन करके उसको क्या हुआ, एक डरवाना, मतलब कुछ चीज मिला, मतलब कि एक डॉग उधर बैठा हुआ है और कुछ कोई है जिनको वो मतलब डरते हैं जिनसे, तो ऐसा कुछ है। तो वो क्या होगा, वो केज ओपन ही नहीं करेगा, वो केज के अंदर जाके घुस के बैठा जाएगा एक जगह। तो वही है, मतलब ये जो हमारा इफेक्ट है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ट्रायल एंड एरर लर्निंग होता है, ये ट्रायल एंड एरर रिपीटेड ट्रायल के बाद एक लर्निंग हुआ हाउ टू ओपन द केज। बहुत बार रॉन्ग किया, एरर किया, उसके बाद वो स्ट्रिंग ओपन किया, स्ट्रिंग पुल किया और लीवर प्रेस किया, ये होता है ट्रायल एंड लर्निंग। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या होता है, जो लॉ ऑफ प्रैक्टिस है, अभी बताए चुके हैं हम लोग लॉ ऑफ प्रैक्टिस। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स का जो कनेक्शन है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का बात थॉर्नडाइक ने किए हैं। स्टिमुलस मतलब कि केज के अंदर घुसा रहे, केज के बाहर आता है, ये रिस्पॉन्स है, और अंदर घुसाना स्टिमुलस है। इसका जो कनेक्शन है, जब भी अब देख लास्ट ट्रायल में, मतलब लास्ट फेज में ये देखा जा रहा है कि जब भी कैट को घुसा रहा है तब भी बाहर निकल के आ रहा है। तो ये रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ये कनेक्शन और भी स्ट्रेंथन होगा थ्रू द रिपीटेशन ऑफ प्रैक्टिस। ये होता है लॉ ऑफ प्रैक्टिस और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। द मोर अ रिस्पॉन्स इज रीइंफोर्स, द स्ट्रॉन्गर द एसोसिएशन बिटवीन द स्टिमुलस एंड। जितना रीइंफोर्स होगा, रिवार्डेड होगा, मतलब कि यहाँ रीइंफोर्समेंट का वो जो बात है, मतलब ऐसे करके बताया गया, मतलब इधर एक डिफरेंस है, मतलब कि ऑपरेंट कंडीशन में रीइंफोर्समेंट प्रेजेंट किया जा रहा है, इधर इधर क्या हो रहा है, मतलब ये जो मतलब बाहर जाके एक डिजायर्ड रिस्पॉन्स पा रहा है, दिस इज एज अ टर्म्स ऑफ कंसिक्वेंस और इफेक्ट, यही उसका उसके पास रिवार्डिंग है, ये रीइंफोर्स्ड होते हैं इसके साथ। तो ये डिजायर्ड आउटकम जितना मतलब बहुत स्ट्रॉन्गर होगा, जैसे कि ये अगर मिल्क से अगर रैट को खाना ज्यादा पसंद करते हैं, मिल्क से अगर रैट को खाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो रैट होगा इसका ज्यादा रिवार्डिंग। ओके,
तो इसमें ज्यादा लर्निंग बिहेवियर अच्छा होगा, अच्छे तरीके से लर्न होगा, और भी ज्यादा लर्निंग बिहेवियर स्ट्रेंथन होगा। उनका जो थ्योरी है उसको उसका सेवरल नाम दिया गया है। कोई बोलता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी, कोई लॉ, उसका लॉज ऑफ इफेक्ट। ओके, तो ऐसे करके बोला जाता है। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी जो होता है, learning occurs through the formation of connections of bond between specific stimuli, the situation or environment, and the corresponding responses. These bonds are strengthened or weakened based on the consequence of the following behavior. इस रिस्पॉन्ड बॉन्ड के बारे में जो हमने अभी पिछले स्लाइड में बताए, वो सब कुछ यहाँ बताया गया है। इस बॉन्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग का पायनियर है बीएफ स्किनर। ये भी बिहेवियरिज्म का एक थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बताया जाता है। इंस्ट्रूमेंटल व ऑपरेंट कंडीशनिंग एक ही चीज है, मतलब जब वो इधर भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग होता है, पर इधर जो डिफरेंस है, थॉर्नडाइक मतलब थोड़ा थोड़ा घुमा फिरा के एक ही चीज है, थोड़ा थोड़ा मतलब टर्मिनोलॉजी में थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। जैसे कि इधर बताया गया है इस थ्योरी में, दैट बिहेवियर ऑफ द फेवरेबल आउटकम, okay, behaviors that are followed by favorable outcome, that is reinforcement, are more likely to be repeated, while behaviors followed by unfavorable outcome, that means punishment or negative reinforcement, are less likely to occur in the future. मतलब कि इधर occurrence का वो किया गया है, इधर भी लॉ ऑफ इफेक्ट का ही वो है, मतलब घुमा फिरा के एक ही चीज कह रहा है, पर एक इधर जो है, इधर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का बात नया आया है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का क्लासिफिकेशन आया है। ओके, वो क्लासिफिकेशन कैसा है? स्किनर आइडेंटिफाइड टू टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। एक तो है पॉजिटिव, दैट इज जो हम प्रेजेंट कर ले, दैट फील्स गुड, विच इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। फूड हो सकता है, हमारा कोई प्रेजिंग हो सकता है, प्राइज हो सकता है, किसी भी फॉर्म में। ओके, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? इन्वॉल्व्स रिमूविंग एवर्सिव स्टिमुलस। एक स्टिमुलस है जिसको हम रिमूव कर रहे हैं, जो पहले से हमको फील बैड कर रहा था। एक स्पेसिफिक बिहेवियर, हमारा जो डिजायर्ड बिहेवियर, वो अगर हम लोग करें और सीख ले, तो अगर तो तब हमारा नेगेटिव जो मतलब जो है हमारे कंडीशन हमारे लाइफ में, उसको विथड्रॉ कर लिया जाएगा। यही होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। यही विथड्रॉल प्रिंसिपल में चलता है, विथड्रॉन। ओके, ये होता है। और पनिशमेंट क्या होता है? ये जो पनिशमेंट क्या होता है, जो हम नेगेटिव चीज हम जब प्रेजेंट कर ले, हम कोई इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे, कोई मतलब डांट रहे हैं कोई किसी को, मतलब जो भी हो, जिसको हम लोग फील बैड करते हैं, एवर करने का कोशिश करते हैं, तो वो होता है हमारा पनिशमेंट। ओके, जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं। पर जो हम रिमूव कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड था, जो फील बैड कंडीशन, आई मीन फील बैड सिचुएशन, वो नेगेटिव और एवर्सिव वो था, वो उसको हम रिमूव कर ले, वो कहते हैं कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ओके, सो रिवार्ड के ऊपर डिपेंड करके इधर कंडीशनिंग हो रहा है, मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग हो रहा है। जैसा रिवार्ड वैसा लर्निंग, उतना ही लर्निंग। रिवार्ड को मैनिपुलेट करके ये लर्निंग को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ओके, पनिशमेंट हो गया। पनिशमेंट तो हम पहले ही बता दिए। स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट अब पढ़ेंगे। स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या होता है? जो हम लोग रीइंफोर्समेंट को वेरी करा के, जो अभी हमने बोले, जो हम लर्निंग को वेरी कराते हैं, वो होता है स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। कैसा कैसा स्केड्यूल आता है देखो। फिक्स रेशियो स्केड्यूल, दैट इज जब रीइंफोर्समेंट को और रिवार्ड को हम लोग एक फिक्स नंबर ऑफ रिस्पॉन्स के बाद ही प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लो कि 5 बार अगर वो लीवर प्रेस करे रैट, तभी हम लोग फूड देंगे। वो होता है एवरी टाइम 5 रिस्पॉन्स देन फूड। ओके, ये होता है फिक्स रेशियो। वेरिएबल क्या होता है? इसका कोई ठीक नहीं रहता है। अंदाजे में ऐसे ही 5 to 6 और ऑन एन एवरेज 5 to 7 ऐसे करके रिस्पॉन्स के बाद ही, ऐसा नंबर ऑफ रिस्पॉन्स के बाद ही हम लोग रीइंफोर्समेंट शेयर करेंगे। ओके, और जो फिक्स्ड इंटरवल है, वो इंटरवल मीन्स टाइम का बात चले आ रहे हैं। टाइम मतलब कि एक फिक्स टाइम के बाद ही हम लोग फूड प्रेजेंट करेंगे और रीइंफोर्समेंट प्रेजेंट करेंगे। फिक्स टाइम मतलब कि सपोज जो भी करे, जितना भी रिस्पॉन्स करे, डजंट मैटर, जस्ट 5 मिनट के बाद ही हम लोग फूड देंगे। ये फिक्स्ड है। ओके, एवरी 5 minutes आफ्टर वी विल प्रेजेंट द फूड। ओके,
इसी तरह वेरिएबल इंटरवल क्या होता है, जो अंदाजे में कोई 5 to 10 मिनट्स के बीच में हम लोग फूड प्रेजेंट करेंगे। इसके बीच में अगर 100 ट्रायल्स हो, 100 रिस्पॉन्स हो या 50 रिस्पॉन्स हो, डजेंट मैटर। ओके, ये सब हो गया, तो समझ में आ गया। हल्स थ्योरी हम लोग देखेंगे, हल्स थ्योरी क्या करते हैं। हल्स थ्योरी का और एक नाम दिया गया है जो कि ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। जो हम लोग का ड्राइव होता है ना, एक गोल रीच करने के लिए जो एक पुश फील करते हैं हम लोग, ये पुश को हम ड्राइव बोलते हैं। ये ड्राइव को रिड्यूस करना हम लोग के लिए मैंडेटरी होता है, क्योंकि मतलब ड्राइव को रिड्यूस करके हम लोग सेटिस्फाइड होते हैं। सेटिस्फेक्शन एक रिवर्ट के तरह काम करता है हमारे हमारे लिए। ये जब रिवर्ट के तरह काम करता है, दैट मीन्स जो रेस्पॉन्स हमारा है, मतलब ड्राइव रिड्यूस करने के लिए जो जो हमने किया है, वो गोल अचीव करने के लिए जो जो हमने किया है, वो हमारा लर्न बिहेवियर और रेस्पॉन्स बन गया। ठीक है, वो होता है, ये देखो इधर भी वही लिखा है, वो ड्राइव रिडक्शन ही हमारा लर्निंग बिहेवियर क्रिएट करते हैं। हैबिट स्ट्रेंथ क्या होता है, डिग्री टू विच द पर्टिकुलर रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विद द ड्राइव रिडक्शन। मतलब कितना अच्छे करके जो हमारा रिस्पॉन्स है वो ड्राइव रिडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब कि 100% अगर हमारा ड्राइव रिड्यूस्ड हुआ, अगर हम लोग सीयूईटी क्रैक कर लिया, ठीक है, अच्छे यूनिवर्सिटी, हमारा मोस्ट वांटेड यूनिवर्सिटी में हम लोग क्रैक कर लिया, तो हमारा क्या होगा, ड्राइव फुल्ली 100% रिड्यूस्ड हो जाएगा। मतलब इनइक्विलिब्रियम, अगर उतना अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिला, मतलब रिजल्ट यूनिवर्सिटी नहीं मिला, तो क्या होगा, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा जो स्ट्रेटेजी था। आई मीन योर रेस्पॉन्स इज योर स्ट्रेटेजी ऑफ अचीविंग द सक्सेस। ओके, उतना बॉन्डिंग नहीं आएगा, तो क्या होगा उसमें, थोड़ा मतलब और कोई नए तरीका अपनाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे अगले बार। तो अगर 100% अचीव कर जाएंगे तो क्या होगा, हमारा ये स्ट्रेटेजी को हम लोग स्टैंप मार देंगे, यही एक स्ट्रेटेजी है जिससे हम लोग सक्सेस पा सकते हैं। ओके, ये हम लोग का जो जैसे कि समझो कि अगर आपका डिजायर यूनिवर्सिटी में चांस ले लिया आपने ये सीयूटी क्रैक करके, तो क्या होगा, आपका जो स्ट्रेटेजी था जैसे कि संबोधित इंस्टीट्यूट ऑफ करियर गाइडेंस से गाइडेंस लेना, मटेरियल लेना एंड ऑल, टीचिंग लाइफ क्लासेस लेना, ये सब स्ट्रेटेजी को आपने एक स्टैम्प मार दोगे, हाँ यही एक सही स्ट्रेटेजी था वो हमारा ड्रीम यूनिवर्सिटी अचीव करने का। ओके, देखो हल भी रीइंफोर्समेंट के वो बारे में बताया था। हल्स थ्योरी emphasizes the role of reinforcement in shaping behavior. Okay, reinforcement occurs when a response leads to the reduction of drive, strengthening the association between the response and situation, between the response and situation। जो situation है और जो हमारा response है, उसमें जो strengthen मैंने उसका strength से हम लोग जो drive reduce किया, उसमें से हमारा सेटिस्फेक्शन आया, वो सेटिस्फेक्शन है रीइंफोर्समेंट। वो सेटिस्फेक्शन जितना बढ़ेगा, हमारा जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स और हैबिट है, हैबिट का स्ट्रेंथनिंग और भी बढ़ जाएगा। अच्छा, तो हम लोग जो देखे कि एकदम लास्ट में, हम लास्ट स्लाइड में आ चुके हैं। हम लोग देखे कि इतना देर तक जो डिफरेंट जो थ्योरीज है हम लोग पढ़े हैं, बिहेवियरिज्म में जो थ्योरीज है, मतलब कि ऑपरेंट कंडीशनिंग है एंड क्लासिकल कंडीशन, इसका डिटेल जो थ्योरी हम पढ़ते हैं, बहुत बार मतलब इसी से ही मेन क्वेश्चंस आता है। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, थॉर्नडाइक, ड्राइव रिडक्शन, इसी से मतलब बहुत सारा क्वेश्चन लर्निंग से आ रहा है, मतलब इसी जगह से ही आएगा। और कभी कभार छोटा मोटा क्वेश्चन आ ही जाता है, इसीलिए हम लोग थोड़ा ये जो इम्पोर्टेंट चार्ट के फॉर्म में हम दिखा रहे हैं आपको, जो थोड़ा बहुत नॉलेज रख लो, इंफॉर्मेशन रख लो, कभी ये सब भी मतलब आ जाता है छोटा मोटा करके, और यही आता है, इसका कोई उतना डिटेल में नहीं आता है, इन डेप्थ नहीं आता है, तो इसलिए हम लोग चार्ट में देखेंगे। देखो और भी लर्निंग का तरीका होता है, जैसे कि देखो पहले है इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग का क्या फंडा है, जैसे कि हमने बोला कि यूरेका और आहा मोमेंट, जैसे कि मतलब
जैसे ये जेस्टल थ्योरी के पर्सपेक्टिव में है। जेस्टल्स क्या बोले हैं कि परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात किया गया है। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के कोई एक सिचुएशन को हम लोग कैसे परसीव कर रहे हैं, प्रॉब्लम को हम लोग कैसे परसीव कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग का लर्निंग होगा। मतलब जो एक लर्निंग सिचुएशन है उसको हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, कैसे परसीव कर पाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोगों का लर्निंग होगा। कितना जल्दी होगा, कितना स्ट्रेंथ में होगा, वो डिटरमाइंड होगा। मतलब कि ऐसे कि ये शिम्पांजी को लेके एक एक्सपेरिमेंट किया था, शिम्पांजी एंड बनाना। ओके, तो शिम्पांजी का शिम्पांजी का नाम था कि सुल्तान। ओके, ये सुल्तान क्या थे ना, केज के अंदर थे, फिर से एक बड़ा वाला केज है, सुल्तान है इसके अंदर, सुल्तान। तो बाहर एक केला था। ओके, ये जो बाहर बनाना था, बनाना को उसको खाना था। ओके, वो क्या क्या एक उसके पास एक स्टिक भी था। ओके, एक स्टिक भी था। वो स्टिक्स इतना भी लंबा नहीं था जिसमें से वो क्या कर सकते बनाना को अपने तरफ खींच के ला सकते हैं। पर क्या हुआ, वो देखने लगे सिचुएशन, प्रॉब्लम को एनालाइज करने लगे। वो करते 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 अचानक क्या हुआ, वो देखा कि एक दोनों मतलब स्टिक को लंबा कर सका, और एक और भी स्टिक जोड़ के लंबा कर लिया। स्टिक को लंबा करके वो देखा कि ये तो लंबा हो गई, ये डिस्टेंस तक जा सकता है। तो ये हुआ उसके लिए यूरेका। कुछ डिस्कवर करने के बाद, जैसे कि आहा, ये हम लोग पा लिया, ऐसे जो मोमेंट आता है इसको बोलता है कि आहा मोमेंट। ओके, यूरेका मोमेंट हम लोग बना लिया। क्या बना लिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग का पाथवे बना लिया। ओके, तो वो उसी लंबा स्टिक से वो बनाना को अपने तरफ खींच के बनाना छील के खा लिया। ये हुआ था एक्सपेरिमेंट। ये वुल्फगैंग को, ये तो सब है, चिंपैंजीज यूजिंग टूल्स टू रीच फूड। ओके, है बैंडुरस लर्निंग थ्योरी व्हिच इज कॉल्ड सोशल लर्निंग थ्योरी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, विकरस रीइंफोर्समेंट, मॉडलिंग बिहेवियर, ये सब तो है। हाँ, चिल्ड्रन इमिटेटिंग एग्रेसिव बिहेवियर, सब कुछ बिहेवियर ये इमिटेट करते हैं। जैसे कि एग्रेसिव बिहेवियर हो, अगर कोई एटिकेट मैनरिज्म हो, जो भी हो, वो इमिटेट करके सीखते हैं। ओके, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन भी हो, बातें बातें कुछ हो, ऐसे करके वो सीखते हैं। और टोलमैन्स कॉग्निटिव थ्योरी क्या कहते हैं, लैटेंट लर्निंग का बात करते हैं। कॉग्निटिव मैपिंग होता है इसके अंदर, एक्सपेक्टेंसी एंड रीइंफोर्समेंट होता है। जैसे कि इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, एक मेज होता था, एक मेज जैसे होता है, मतलब इधर उधर करके एक एक मतलब एंट्री होता है, एक एग्जिट पॉइंट होता है, बीच में ये जो बहुत घुमा फिरा के ऐसा करके मेज होता है, रेड ऐसे करके मेज गेम खेले हुए हो कभी, वीडियो गेम में भी है मेज गेम। घुमा फिरा के आप लोगों को वो क्या करना पड़ेगा कि एग्जिट खोज के निकलना पड़ेगा। तो ये जो है मतलब पाथवे है, कहाँ निकलने का मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का। इसका मतलब क्या है, इन्होंने पाया कि ये जो कॉग्निटिव मैप है, रीइंफोर्समेंट, टोलमैन्स अकॉर्डिंग टू टोलमैन, रीइंफोर्समेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर लर्निंग, बिकॉज ये 3 ग्रुप ऑफ रैट को लेके एक्सपेरिमेंट किया गया था। 3 ग्रुप ऑफ रैट मतलब एक रैट को ये रिवार्ड नहीं दिया था, एक ग्रुप ऑफ रैट को ये डिलेड रिवार्ड दिया था, और एक ग्रुप को इंस्टेंट मतलब रेगुलर बेसिस में रिवार्ड दे रहा था। मतलब कि रिवार्ड मतलब अगर मेस से रैट बाहर आ रहा है, फूड एवरी टाइम मिल रहा है। एक ग्रुप ऑफ को फूड कुछ देर बाद से, मतलब कि 10 दिन के बाद से फूड देने लगा। ओके, पहले 10 दिन तक फूड नहीं दिया, बाहर निकलने से भी फूड नहीं दिया गया। और क्या देखा कि थर्ड ग्रुप को कभी भी फूड नहीं दिया, फिर भी थर्ड ग्रुप ऑफ रैट जो रिवार्ड और रीइंफोर्समेंट नहीं पाया, वो भी मतलब लर्न करके मेस का जो रास्ता खोज के प्रॉब्लम सॉल्व करके निकल ही आ गया। ठीक है, निकल के आ गया। वो सब देर लगा थोड़ा, मतलब रीइंफोर्समेंट नहीं है इसलिए देर लगा, पर
निकल के आ ही गया, कोई खींच के मतलब कोई रीइंफोर्समेंट नहीं लगा कि खींच के लाना पड़ा उसको। तो एक कॉग्निटिव, इस टोलमैन का मानना है कि एक कॉग्निटिव एक मैपिंग चलता रहता है हम लोग का, जब जरूरत पड़ता है तब हम लोग देखते, तब हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। वो हम लोग का एवरी टाइम री का जरूरत नहीं होता है। रैट्स नेविगेटिंग अ मेज विदाउट रिवार्ड, दिस इज द मेन थिंग। लिविन्स फील्ड थ्योरी, कार्ट लिविन फील्ड थ्योरी का पायनियर थे। इसमें से क्या अच्छा, कॉग्निटिव मैप टोलमैन का डिस्कवर किया टर्म है, ओके, कॉग्निटिव मैप, ओके। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एंड रीइंफोर्समेंट तो इसमें से है ही, इसको एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एंड रीइंफोर्समेंट, एक्सपेक्टेंसी एंड रीइंफोर्समेंट इसके थ्योरी में बहुत बार आ चुके हैं। जैसे कि रिवर्ड नहीं लगता है, एक्सपेक्ट रिवर्ड देने से जल्दी से बाहर निकल के आ रहा है, वो अलग बात है, पर सीखने के लिए रिवर्ड जरूरी नहीं होता है। लिविन्स फील्ड थ्योरी, फील्ड थ्योरी में क्या कहते हैं, बिहेवियर इन्फ्लुएंस बाय इंडिविजुअल सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फील्ड फोर्सेस, ये जो फैक्टर्स होता है हमारा सराउंडिंग का, जो है हमारा सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सब फैक्टर्स हमारा फील्ड फोर्स के हिसाब से काम करता है। हमारा फील्ड क्या होता है, हमारा जिस सिचुएशन के, हम लोग जिस सिचुएशन के अराउंड रहते हैं, मतलब हमारा अराउंड में, सराउंडिंग में जो सिचुएशन है, जो एनवायरमेंट है, वही हमारा फील्ड के हिसाब से काम करता है। फील्ड कॉइन का टर्म कॉइन किया कार्ट लिविन, ओके। तो ऐसा होता है कि जो ये सब फैक्टर्स फील्ड फोर्स के तरह काम करता है। तो अगर हमारा एनवायरमेंट चेंज हो गया, हमारा फील्ड भी चेंज हो गया, ये फील्ड फोर्स के बेसिस में हमारा लर्निंग चेंज हो जाएगा। दैट इज चेंजिंग अ पर्सन्स एनवायरमेंट टू प्रमोट हेल्थियर लाइफस्टाइल चॉइसेस। जैसे कि मान लो पहले हम ऐसे एनवायरमेंट में रहते थे, मान लो कि बहुत ही मतलब कोई हेल्दी लाइफस्टाइल लीड नहीं कर रहे थे, मतलब कोई भी ऐसा कुछ इंसान, आई मीन लोगों का कोई वो नहीं था, मतलब अवेयरनेस नहीं था, तो हम लोग वैसे करके, हम लोग भी ऐसे करके हमारा लाइफस्टाइल बिता लेंगे। अगर वही एनवायरनमेंट हमारा चेंज हो जाएगा, ऐसा एनवायरनमेंट में हम लोग रहेंगे कि बहुत ही डिसिप्लिन है, बहुत ही लाइफस्टाइल ओरिएंटेड है, हेल्दी लाइफस्टाइल ओरिएंटेड है एंड ऑल, हम लोग ऑटोमेटिकली वो लाइफस्टाइल सीख लेंगे। जैसे कि हम लोग में देखा जाता है कि स्पेशली लड़कियों में देखा जाता है कि जो जब शादी के पहले वाला एक घर में ये रहते हैं, शादी के बाद वाले एक घर में और एक घर में जाते हैं, तो ये जो होता है ना, कुछ कुछ चीज तो ये तो डिफरेंस होता है दोनों फैमिली का। तो जब पहले वाला फैमिली है, उसमें से जब बॉर्न एंड बॉट अप थे, तो जैसे करके बिहेव करते थे, थोड़ा थोड़ा कुछ चीज जैसे वो थे, वो अल्टीमेटली बहुत दिनों के बाद नए जगह, मतलब ससुराल जाके बहुत दिनों के बाद आप देखोगे कि उसमें से कुछ ना कुछ बिहेवियरल चेंज तो आ ही गया, मतलब कि जो वैसा रिस्पॉन्स जो उसको ससुराल वालों में सिखाया, मतलब अनकॉन्शियस, मतलब ऐसे करके, मतलब देख, मतलब वहां फील्ड फोर्स के वजह से वो सीख गया। ये हुआ एग्जाम्पल, ओके। अभी खत्म हुआ ये थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ये इतना ही अगर कंसेप्चुअली, तो तब ये काफी है, ठीक है। इसी से घुमा फिरा के असर्टिव क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स एंड मैचिंग क्वेश्चन से सब आता है। इसका कंसेप्ट क्लियर रखना जरूरी है।